नमस्कार बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, ये वर्कशीट 54 है। ये एक नया चैप्टर है। ये बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन तुम्हें इसकी सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी और इसको अपनी कॉपी में सारी वर्कशीट करके और अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को कैसे देख पाते हैं। तुम कहोगे कि किसी चीज़ को देखने के लिए क्या ज़रूरी है, आंखें होना ज़रूरी है। ठीक है, हम आंखों से किसी चीज़ को देख पाते हैं, लेकिन हम अगर एक अंधेरे कमरे में हैं तो वो चीज़ भी वहीं पे है और हमारी आंखें भी है, लेकिन फिर भी हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे। क्यों नहीं देख पा रहे? क्या चीज़ नहीं है वहाँ पे? प्रकाश नहीं है। तो हम प्रकाश की वजह से ही किसी चीज़ को देख पाते हैं। जब तक किसी चीज़ पे प्रकाश नहीं पड़ेगा और वो उस चीज़ का प्रकाश तुम्हारी आंखों तक मुड़ के नहीं आएगा, परावर्तित होकर तुम्हारी आंखों तक नहीं पहुंचेगा। परावर्तन का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, तो किसी चीज़ पर प्रकाश पड़ता है और वो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर सिर्फ प्रकाश किसी चीज़ पर पड़े लेकिन वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंचे तो भी हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर स्कूल की बिल्डिंग पे प्रकाश पड़ रहा है लेकिन वो हमारी आंखों तक तो नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि हम तो अपने घर पे बैठे हैं, तो इसीलिए हम स्कूल की बिल्डिंग को इस वक्त नहीं देख पा रहे। ठीक है, तो किसी चीज़ को देखने के लिए प्रकाश उस पर पड़ना चाहिए और वहाँ उस चीज़ से मुड़कर या परावर्तित होकर वो प्रकाश की किरणें हमारी आंखों तक आनी चाहिए, तभी हम किसी चीज़ को देख पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकाश होता क्या है? ये वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर प्रकाश नहीं पड़ेगा किसी चीज़ पे, तो आंखें हो या ना हो, हम किसी चीज़ को नहीं देख पाएंगे। इसके बाद प्रकाश के गुण क्या होते हैं? प्रकाश के दो बहुत इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। सबसे पहले, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मतलब है जैसे हवा, पानी, गैस, इन सब की आवश्यकता नहीं होती। हमने देखा है कि जो बाहर लोग जाते हैं, दूसरे प्लैनेट पे, मून पे जाते हैं, वहाँ पे भी बहुत रोशनी होती है, वो फ़ोटो खींच खींच कर लाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो एक दूसरे को आवाज़ नहीं लगा पाते, लेकिन वो एक दूसरे को देख पाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रकाश है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। बाहर के यूनिवर्स में हवा नहीं है, माध्यम नहीं है कोई भी, लेकिन वहाँ पे वो एक दूसरे को देख पाते हैं क्योंकि प्रकाश है, लेकिन सुन नहीं पाते क्योंकि जो ध्वनि है उसको माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, इसके बाद प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकंड में प्रकाश कितना चल सकता है? 3 × 10⁸। 3 × 10⁸ का मतलब है 8 ज़ीरो। इतना मीटर प्रकाश चल सकता है एक सेकंड में। प्रकाश की किरण इतना रास्ता तय कर सकती है एक सेकंड में। ठीक है, तो उसकी जो चाल है, उसकी जो स्पीड है, वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, और उसको माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि जब हम स्पेस में जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी माध्यम नहीं होता, हवा नहीं होती, पानी नहीं होता, लेकिन वहाँ पे भी हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि जो प्रकाश है उसको माध्यम की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोलीय दर्पण जो होता है, एक अगर हमारे पास गोल दर्पण है और हम इसको दो हिस्सों में काट दें, ठीक है, तो हमारे पास दो आधे दर्पण आ जाएंगे। एक ऐसा दर्पण आ जाएगा और एक ऐसा दर्पण आ जाएगा। ठीक है, तो जो ऐसा दर्पण होता है जिसमें बीच में जगह होती है, अंदर जो है प्रकाश जाता है, जैसे जो चम्मच होता है, अगर हम उसको सीधा पकड़े तो उसका जो सतह है वो अंदर की ओर धसी हुई होती है, उसको क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, जिसमें चमकदार सतह जो होती है वो अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, और पॉलिश सतह बाहर की तरफ होती है। तो जो हमारा चम्मच है वो क्या है? अवतल दर्पण। ठीक है, और अगर हम चम्मच को उल्टा कर दें तो इसकी जो चमकदार सतह है वो क्या होगी? उभरी हुई होगी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। तो चम्मच को सीधा पकड़ेंगे तो अवतल दर्पण, और चम्मच को उल्टा पकड़ेंगे तो क्या होगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बाद हम परावर्तन देखते हैं क्या होता है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, जैसे कि दर्पण में होता है। जब प्रकाश किसी सतह से टकरा जाए
और वो वापस आ जाए कहीं भी, तो उसको क्या कहते हैं कि इसका परावर्तन हो गया, ये मुड़ गया। ठीक है, मुड़ने को या वापस आने को क्या कहते हैं? परावर्तन होना। तो तुम्हें एक नोट भी दिया हुआ है कि अगर बहुत ज़्यादा पॉलिश सतह होगी, जैसे दर्पण होगा, तो उसमें जो अधिकांश प्रकाश उस पर पड़ेगा वो परावर्तित हो जाएगा, मुड़ जाएगा। अब अगर पॉलिश सतह नहीं है, जैसे कि एक बहुत खुरदरा सा फर्श है, ठीक है, उसमें प्रकाश अगर पड़ेगा तो वो हमारी आंखों तक बिल्कुल मुड़ के वापस नहीं आएगा, इसलिए हमें अपनी क्लियर इमेज नहीं दिखेगी। लेकिन अगर बिल्कुल चमकता हुआ साफ और स्मूथ फर्श है, ठीक है, जैसे किसी किसी हॉस्पिटल में होता है, किसी किसी ऑफिस में होता है, तो हम उसमें अपनी शक्ल देखेंगे तो हमें पूरी शक्ल साफ साफ दिखाई देगी। ठीक है, या फिर हम शीशे में देखते हैं तो हमें अपनी शक्ल पूरी तरह दिखाई देती है। वो क्यों होती है? क्योंकि वो इतना स्मूथ है और इतना साफ है कि उस पर जितनी भी प्रकाश पड़ रहा है वो मुड़ कर परावर्तित होकर हमारी आंखों पे ढंग से आ पा रहा है। ठीक है। अच्छा, प्रकाश परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। ये 2 नियम हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, हम फिर से देखते हैं। परावर्तन के नियम पढ़ने के लिए ये जो है, ये क्या है? ये हमारा दर्पण है। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण है। तो एक किरण है जो इस दर्पण पे पड़ेगी, ठीक है, उस पे ऐसा एरो होगा, इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। ठीक है, क्योंकि ये आ रही है ना, तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। ये दर्पण पे पड़ रही है और इसके बाद ये मुड़कर वापस जा रही है, तो वापस जाने वाले को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण जिसका आपतन हो रहा है, और परावर्तित किरण जो दूर जा रही है, ठीक है, जो परे जा रही है, वो परावर्तित किरण, जो आ रही है वो आपतित किरण। तो इसका सबसे पहला रूल क्या होता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब कोण कैसे नापते हैं? कोण या एंगल कैसे नापते हैं? अभिलंब से। अभिलंब का क्या मतलब होता है? आपतित किरण जो है वो जहाँ पे पड़ेगी वहाँ से हम सीधी रेखा खींच लेंगे। ठीक है, सपोज आपतित किरण यहाँ पे पड़ी है, तो यहाँ से एक सीधी रेखा खींच ली, तो ये क्या हो जाएगा? अभिलंब। ये क्या है? आपतित किरण। और इससे जो वापस जाएगी वो क्या है? परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण को हम ऐसे दिखाएंगे क्योंकि ये इसकी तरफ जा रही है ना, और परावर्तित किरण को हम दूर जाता हुआ दिखाएंगे। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि जो आपतन कोण है और जो परावर्तन कोण है, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बना रही है और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बना रही है, ये दोनों कोण क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। ठीक है, आई जो है वो हमेशा आर के बराबर होना चाहिए। ठीक है, आई का मतलब है आपतन कोण और आर का मतलब है परावर्तन कोण। तो ये दोनों हमेशा बराबर होनी चाहिए। अगर ये 60 डिग्री पे हमारे शीशे पर पड़ी है तो ये 60 डिग्री से ही वापस जाएगी। अगर ये 70 डिग्री पे पड़ी है तो 70 डिग्री पे ही वापस जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या रूल होता है कि आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपतित किरण तो यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये क्या बना रही है? 30 डिग्री बना रही है, लेकिन हमने परावर्तन किरण कहाँ पे निकाल दी? ऐसे निकाल दी। ठीक है, शीशा तो ये है लेकिन हमने ऐसे निकाल दी, या फिर ऐसे निकाल दी। ठीक है, या फिर ऐसे निकाल दी वापस। तो कैसे भी नहीं होनी चाहिए, ये तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। मतलब जैसे आई है उसके हिसाब से ही इसको वापस जाना है। अगर यहाँ से आई है तो यहाँ से ही जाएगी, यहाँ से नहीं जा सकती। ठीक है, तो ये तीनों एक ही तल में होगी, एक ही साइड में होगी पेज के। ठीक है, एक ही कोने में होगी, एक तरफ होंगी। ठीक है, तो ये 2 रूल होते हैं परावर्तन के। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़े थे और अब हमने रिवाइज़ किए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स और कुछ चीज़ों के नाम। तो सबसे पहले हम एक मिरर बनाते हैं। सपोज़ ये हमारा पूरा क्या है? एक दर्पण है। ठीक है, सबसे पहले इस दर्पण का जो केंद्र होगा उसको हम बोलेंगे सी। ठीक है, सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण का जो पृष्ठ होता है उसके गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र या फिर सी। ठीक है, जब हम दर्पण का गोला लेंगे
और उसका जो सबसे मध्य भाग होगा उसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। ये वक्र है ना, एक पूरी गोलाई है, तो इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र या फिर सी। ठीक है। इसके बाद हम जब भी दर्पण के नियम देखते हैं, प्रकाश के नियम देखते हैं, तो कभी भी हम दर्पण को पूरा नहीं बनाते, हम उसका एक पार्ट बनाते हैं, या तो इस तरफ वाला और या फिर इस तरफ वाला। ठीक है। तो अब हमने जैसे इस तरफ वाला बनाया है, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं द्वारक, द्वारक या फिर अपर्चर। ठीक है। इसको हम MN से लिखते हैं। द्वारक का क्या मतलब होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तित पृष्ठ का व्यास क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। मतलब जो भी परावर्तन हमें दिखाना है, जो भी हम दिखाएंगे कि प्रकाश किरण कैसे परावर्तित हो रही है, वो सारे नियम हम इसी व्यास पे दिखाएंगे। ठीक है, इसी पृष्ठ पे दिखाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, द्वारक। ये एक तरह से द्वार है हमारे काम का, तो इसको बोलेंगे द्वारक, और ये है वक्रता केंद्र। ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब हम एक लाइन खींचेंगे अपने वक्रता केंद्र से, जो हमारे द्वारक के बीच से जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा पोल। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, जो ध्रुव और केंद्र को जोड़ने वाली रेखा है। ये है ध्रुव, ये है ध्रुव और ये है केंद्र, और इसको जोड़ने वाली ये जो ब्लू रेखा है, ये पूरी क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये पूरी है मुख्य अक्ष, और ये क्या है, ध्रुव। ध्रुव का क्या मतलब होता है, ये जो दर्पण का द्वारक है, इसके केंद्र को क्या कहते हैं, ध्रुव। ठीक है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है, इसके केंद्र को क्या बोलेंगे, ध्रुव बोलेंगे। ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई। सबसे पहले हमने एक सेंटर लिया, एक केंद्र लिया, इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। इसके बाद हमने पृष्ठ लिया, परावर्तक पृष्ठ, जिस पे हम परावर्तन दिखाएंगे। ठीक है। इसको MN से लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं। इसके बाद हमने एक रेखा खींची, जिसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है। और इस रेखा को खींचने के बाद हमने इस MN का बीच का भाग लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, ध्रुव या पोल, और पोल से हम इसको P से दिखाएंगे। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज़ होती है F क्या होता है, P और C के बीच का, जो इन दोनों को अगर हम मेज़र करेंगे तो इसके सबसे बीच का पॉइंट क्या होगा, F होगा। ये पूरा क्या है, त्रिज्या है ना, ये है R, और ये क्या है, F। ठीक है। F क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उसको क्या कहते हैं, F कहते हैं। अभी हम देखेंगे जो R होता है वो एक्चुअली क्या होता है, 2F होता है। एक बार हम फिर से समझते हैं। पहले हम पूरा दर्पण लेंगे, इस दर्पण का जो बीच का भाग होगा वो क्या होगा, वक्रता केंद्र C। ठीक है। अब हम इस दर्पण को काट देंगे और सिर्फ परावर्तक पृष्ठ लेंगे, जिसमें हम नियम देखेंगे। ठीक है। इस परावर्तक पृष्ठ को हम क्या बोलेंगे, द्वारक, और इसको कैसे लिखेंगे, MN। ठीक है। अब ये जो C है, यहाँ से हम एक मुख्य रेखा या मुख्य अक्ष खींचेंगे, जो द्वारक के बीच से जाएगा। जब भी हम दर्पण को दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ से परावर्तन होगा और यहाँ पे पॉलिश है। ठीक है। जहाँ पे भी पॉलिश है वहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे कलर हो रखा है। तो ये जो मुख्य अक्ष से जा रहा है, ये क्या होगा, P या फिर ध्रुव। ठीक है। ये मुख्य अक्ष जो है, ये हमारे ध्रुव और केंद्र को जोड़ेगा। ठीक है। और इन दोनों के बीच की जो रेखा है वो क्या है, F। ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, CFP, बस। अब ये जो पूरा डिस्टेंस है ये क्या है, R। ये तो तुम्हें पता ही है, जो सर्कल का आधा होता है त्रिज्या, वो R होता है। ठीक है। और इसका जो आधा है वो क्या है, F। ठीक है। ये डायग्राम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये तुम बना के अच्छे से समझ लो। इनके जितने भी नाम हैं, जितने भी इसमें लेटर हैं, नाम है, डेफिनेशन है, वो अच्छे से समझ में आनी चाहिए तुम्हें।